कानून ने कहा कि आदिवासी तेंदुपत्ता खुद बेचें, सरकार अवरोध पैदा ना करे। आदिवासियों ने जब खुद तेंदुपत्ता बेचने की कोशिश की तो सरकार बहादुर ने आदिवासियों का तेंदुपत्ता जब्त कर लिया, आदिवासियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। छत्तीसगढ़ में वन विभाग के जंगल राज से आदिवासी परेशान हैं और आदिवासियों की खैरख्वाह सरकार चुप्पी साधे बैठी है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। तेंदू यानी डायसोपायरस मेलेनोक्साइलॉन के पत्तों का उपयोग बीड़ी बनाने के लिए किया जाता है। आदिवासी इलाकों में इसे हरा सोना भी कहा जाता है, क्योंकि वनोपज संग्रह पर निर्भर एक बड़ी आबादी के लिए तेंदुपत्ता आय का सबसे बड़ा स्रोत है। द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के आंकड़े के अनुसार तेंदुपत्ता के संग्रहण में देश भर में 75 लाख लोगों को लगभग 3 महीने का रोजगार मिलता है। इसके अलावा इन पत्तों से बीड़ी बनाने के काम में लगभग 30 लाख लोगों की रोजी रोटी चलती है। ग्रामीण आदिवासियों की आजीविका का सबसे बड़ा साधन है तेंदुपत्ता, पर समय समय पर तेंदुपत्ता पर राजनीतिक ग्रहण लगता गया। दरअसल 1964 से पहले देश भर में तेंदुपत्ता का बाजार खुला हुआ था। वन विभाग पत्तों को एकत्र करने के अधिकार की नीलामी किसी भी व्यक्ति, समूह या ठेकेदार को देता था, लेकिन तेंदुपत्ता एकत्र करने के बदले ठेकेदारों द्वारा कम पैसा देने और एकत्र करने वालों से अधिक काम लेने की लगातार आने वाली शिकायतों के बाद 1964 में अविभाजित मध्य प्रदेश ने तेंदुपत्ता के व्यापार का राष्ट्रीयकरण किया। इसके बाद पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र ने 1969 में, आंध्र प्रदेश ने 1971 में, उड़ीसा ने 1973 में, गुजरात ने 1989 में और 2000 में अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ ने इसी व्यवस्था को अपनाया। इस व्यवस्था के तहत राज्य का वन विभाग तेंदुपत्ता का संग्रहण करवाता है और फिर उसे व्यापारियों को बेचता है। तेंदुपत्ता को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए अनुज्ञा भी वन विभाग ही जारी करता है। 1984 में राज्य सरकार ने सहकारिता के माध्यम से तेंदुपत्ता का व्यापार करने के लिए राज्य लघु वनोपज संघ का गठन किया। छत्तीसगढ़ में हर साल लगभग 13.76 लाख परिवारों से राज्य सरकार तेंदुपत्ता का संग्रहण करवाती है। छत्तीसगढ़ में हर साल लगभग 13.5 लाख परिवारों से राज्य सरकार तेंदुपत्ता का संग्रहण करवाती रही है। संग्रहण का यह काम वन विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ करता है। राज्य में संघ के 31 जिला यूनियन और 901 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां हैं। राज्य भर में 10,300 से अधिक संग्रहण केंद्र या फड़ हैं, जहां संग्राहकों से तेंदुपत्ता एकत्र किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ जब अलग राज्य बना था तब एक मानक बोरा तेंदुपत्ता के संग्रहण के बदले 400 रुपया दिया जाता था। मानक बोरा यानी एक बोरे में पत्तों की 1000 गड्डी और प्रत्येक गड्डी में 50 पत्ते। 2018 तक तेंदुपत्ता के प्रति बोरे के लिए 1800 रुपए दिए जाते थे, लेकिन 2018 में राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद इसकी कीमत 4000 रुपए कर दी गई। 2025 में भाजपा सरकार ने रेट बढ़ाकर 5500 रुपए कर दिया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक सावित्री मनोज मंडावी ने सरकार से सवाल किया कि क्या ग्राम सभा को पेसा कानून और वन अधिकार कानून के अनुसार गौण वनोपज का स्वामित्व प्राप्त है, जिसमें तेंदुपत्ता और बांस भी सम्मिलित हैं, जिसको वह बेच सकते हैं। यदि हाँ, तो कानून का उल्लंघन करते हुए वन विभाग द्वारा तेंदुपत्ता को राष्ट्रीयकृत वनोपज घोषित करके क्यों रखा गया है और बांस बेचने का अधिकार ग्राम सभा को अभी तक क्यों नहीं दिया गया है? यह अधिकार ग्राम सभा को कब तक दिए जाएंगे? इस सवाल के जवाब में वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 की धारा 3(1) एवं धारा 3(1) ग के अनुसार गौण लघु वनोपज का स्वामित्व वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वन निवासी यानी 2008 के नियम 2(1) घ के अनुसार
गौण वन उत्पाद के निपटान का अधिकार वन में निवास करने वाली जनजातियों व अन्य परंपरागत वन निवासियों को एवं उनके जनसमूह या उनकी सहकारिताओं, संगमों या परिसंघों को प्रदान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार तेंदुपत्ता संग्राहकों के द्वारा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदुपत्ता का क्रय एवं विक्रय किया जाना स्थापित नियमों के प्रतिकूल नहीं है। नियम 2022 के नियम 30 में भी उपरोक्त अनुसार तेंदुपत्ता का क्रय विक्रय करने का प्रावधान है। यह सत्य है कि वन अधिकार कानून तथा पेशा कानून के अनुसार तेंदुपत्ता और बांस गौड़ वनोपज की श्रेणी में आते हैं। वन अधिकार अधिनियम की गाइडलाइन के अनुसार वन निगम को लघु वनोपज के व्यापार में एकाधिकार रखने से मना किया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि वन अधिकार धारक या उनके सहकारिता संगठन को वन क्षेत्र के भीतर एवं बाहर परिवहन के स्थानीय उचित साधनों के माध्यम से लघु वनोपज के प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन एवं विपणन के लिए पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। वर्ष 1988 में तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन द्वारा निर्णय लिया गया था कि लघु वनोपज का संग्रहण एवं विपणन सहकारी समितियों के माध्यम से किया जावे तथा बिचौलियों को हटाया जाए। आदिवासियों एवं वास्तविक संग्रहणकर्ताओं की सदस्यता से समितियों का गठन किया जाए। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के द्वारा प्रदेश में लघु वनोपज के व्यापार एवं विकास का कार्य त्रिस्तरीय सहकारी समितियों के माध्यम से किया जा रहा है। बांस भी लघु वनोपज की श्रेणी में आता है, अतः इस पर भी वन अधिकारों का अधिनियम लागू होगा, जिसका अधिकार आदिवासियों व अन्य परंपरागत वन निवासियों का होगा। वन भूमि में कार्य योजना के प्रावधान के अनुसार बांस को निस्तार हेतु लाभार्थी एवं बसोड़ों को रियायती दर पर प्रदाय किया जाता है तथा शेष बांस का विक्रय वन विभाग द्वारा नीलामी के माध्यम से किया जाता है। नीलामी से प्राप्त राशि से प्राप्त लाभांश की 100% राशि स्थानीय ग्रामीणों की संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के खाते में जमा की जाती है। वन मंत्री भले वन अधिनियमों का हवाला देकर आदिवासियों को वनोपज का मालिक बता रहे हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। खासकर तेंदुपत्ता मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में इस बात को लेकर भी एक याचिका दायर है कि तेंदुपत्ता अधिनियम 1964 के अनुसार जंगल की जमीन पर तेंदुपत्ता उगने की स्थिति में वन विभाग उसका उत्पादक और मालिक दोनों होता था। इसलिए तेंदुपत्ता का संग्रह करने वाले को वन विभाग केवल संग्राहक दर का भुगतान करता है। लेकिन 2006 में लागू वन अधिकार कानून के बाद जंगल पर आदिवासी और परंपरागत निवासियों का अधिकार है। ऐसे में तेंदुपत्ता का संग्रहण करने वाले को केवल संग्रहण शुल्क के बजाय तेंदुपत्ता की खरीद दर का भुगतान करना चाहिए। वन विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 2019 में इसी दर से 15,05,521 मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी की गई। लेकिन अगले साल तेंदुपत्ता संग्राहकों को इस बढ़ी हुई कीमत का कोई बहुत लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने साल 2020 में महज 9,72,798 मानक बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी की। राज्य बनने के बाद यह पहला अवसर था जब इतनी कम मात्रा में सरकार ने खरीदी की थी। 2021 में राज्य सरकार ने 13,05,508 बोरा तेंदुपत्ता की खरीदी की। दरअसल सरकार ने कीमत भले बढ़ा दी, लेकिन खरीदी के दिन कम कर दिए। भले सरकार ज्यादा पैसे देकर उदारता की मुद्रा अपना रही है, लेकिन ग्रामीणों से संग्रहित तेंदुपत्ता को वह इससे कहीं ऊंची कीमत पर बेचती है। आप मुनाफे का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि इस साल तेंदुपत्ता की नीलामी की औसत दर 8,067 रुपए प्रति मानक बोरा की दर है। यहाँ तक कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को 2020 और 2021 की प्रोत्साहन पारिश्रमिक अब तक नहीं दी गई है। यही कारण है कि तेंदुपत्ता का संग्रहण करने वाले अब सरकार से मुक्त होकर अपनी मर्जी से तेंदुपत्ता बेचना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि तेंदुपत्ता को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग पहली बार उठी है। समय समय पर तेंदुपत्ता संग्राहकों ने तेंदुपत्ता की कम कीमत का हवाला देते हुए इसकी कीमत को लेकर पहले भी सवाल उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाके में तो माओवादियों ने सबसे पहले तेंदुपत्ता की कीमत बढ़ाने की मांग के साथ खड़े होकर अपनी जगह बनाई थी। 1996 में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार अधिनियम पारित होने के बाद एक बार फिर से तेंदुपत्ता को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की मांग उठने लगी।
वन अधिकार कानून लागू होने के बाद भी इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सरकारी एकाधिकार को लेकर सवाल उठे। हालांकि इन मांगों का कोई खास असर अब तक नहीं हुआ। वन विभाग का कहना है कि तेंदुपत्ता की खरीदी सरकारी रेट पर होती है तथा बिक्री से प्राप्त लाभांश भी ग्रामीणों में बांटा जाता है। इसके अलावा तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए बीमा योजना और दूसरी सुविधाएं भी वन विभाग सुनिश्चित करता है। अगर ग्रामीण सीधे तेंदुपत्ता बेचें तो इन सुविधाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पाएगा। अभी जो सुकमा में जो घपले होने की जो खबरें हैं, जिस पर जांच हुई, एसीबी तमाम जांच एजेंसियाँ लगी हुई हैं, तो इस पूरे घपले के जड़ में है प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधन और उसके ऊपर डीएफ, यही सब मिलकर के ये घपले हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत लंबे समय से प्रबंधक लोग जमे हुए हैं इस पोस्ट पर और माओवादियों के आड़ में या उनके साथ मिल करके, मुझे नहीं मालूम, ये घपले पहले भी करते रहे हैं बोनस के पैसे। और ये जो बूटा कटाई के लिए जो सालाना जो हर खलियान में आता है वो पैसा भी हड़पते रहे हैं, कभी नहीं दिए, ऐसा भी सब है। तो ये सब खाते रहे हैं प्रबंधक। एक जो ठेकेदार आता है, अब तो ठेका नहीं है हमारे बस्तर में, अब समितियों के माध्यम से संग्रहण होगा इस साल, लेकिन जब ठेकेदार आता है तो ठेकेदार बस्तर के अंदर जिस समिति को लेता है, जो छोटा एक समिति 2 हिस्सों में हो जाता है। हमारे जैसे सुकमा जिला में 25 समितियाँ हैं, 25 समितियों में ए बी करके हर समिति को दो कर दिया गया। तो एक समिति में अगर कोई ठेकेदार ठेका लेता है, टेंडर लेता है, तो आने के बाद वो सबसे पहले सबको पैसा देता है, गांव वालों को थोड़ा बहुत पूजा पाठ के नाम से वहाँ देता है, फिर पत्रकारों से भी उनका संपर्क हो जाता है, लेन देन, फिर नेताओं को पैसा देता है, अंदर वालों को पैसा देता है, पुलिस को देता है, पुलिस के भी ऊपर से लेकर नीचे तक सब लेते हैं। वन विभाग के अंतर्गत तो प्रबंधक भी वन विभाग का ही कर्मचारी है, आप उस रूप में देखिए, वहाँ से लेकर फॉरेस्ट गार्ड, बेट गार्ड, वनपाल से लेकर डीएफओ और ऊपर तक सबको पैसा देता है। ये एक ठेकेदार एक समिति लेता है, सबको हिस्सा बांटता है और उसके बाद फिर पत्ता उठा के ले जाता है। आप समझ रहे हैं ना। और जो असल में पत्ता का जो मालिक है, वो जो सहकारी समितियां जब बनाई गई तो उस समय बताया गया, राष्ट्रीयकरण जब हुआ अर्जुन सिंह के समय में, तो बताया गया कि हम बिचौलियों को हटाएंगे और जो पत्ता तोड़ने वाले हैं उनको हम मालिक बनाएंगे। अब वो जो असल मालिक है उनको पैसा कब मिलता है तोड़ने के बाद? करीब 2 महीने में या 3 महीने। और वो जो बीच के लोग हैं वो उनको पहले ही प्रसाद पहुंच जाता है। देखिए, तेंदुपत्ता का जो धंधा है, इसमें कितना नुकसान होता है, फ़ायदा होता है, ये तो हमें नहीं मालूम। पर कोई भी व्यापारी फ़ायदे को थोड़ी बोलता है, कैसा काम चल रहा है, बोले अरे बहुत मंदा है, बहुत नुकसान में बोलेंगे, पर वो फलते फूलते हैं। ऐसा ही व्यापारी ये कहते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि तेंदुपत्ता दुनिया में और कहीं नहीं होता, केवल हमारे देश में होता है, वो ट्राइबल एरिया में होता है। और यहाँ का जो पत्ता है वो पूरी दुनिया भर में जाता है, पूरे दुनिया भर में। और अब उस हिसाब से जो पत्ता तोड़ने वाले जो लेबर हैं, जो आदिवासी हैं, यहाँ के लोग हैं, उनको अब निर्यात होने वाले पत्ता तो कीमत तो ज़्यादा ही होता है, उस हिसाब से उनको कोई मूल्य नहीं है। किसी ने तेंदुपत्ता व्यवसाय को अंदर से कोई जांच पड़ताल नहीं की, क्योंकि तेंदुपत्ता का जो धंधा है वो एक राजनीतिक फ़ायदा लेने वाला धंधा हो गया। कोई भी सत्ता में बैठते हैं या सत्ता में आना चाहते हैं तो वो लोग फिर रेट का नया वो सब स्लोगन सामने फेंक देते हैं। जैसे 2,500 रुपया प्रति मानक बोरा था रमन सिंह के समय में, इन लोगों ने कहा कि हम 4 रुपया करेंगे, 4 रुपया किया। अब ये जैसे विष्णुदेव की सरकार आई, बीजेपी वालों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम 5,500 करेंगे, तो अब 5,500 हो गया प्रति मानक बोरा। तो यही तो है। अब इसका क्या असल धंधे में क्या है ये अभी तक जानकारी नहीं है, रहस्य बना हुआ है। और ये व्यापारी बता सकते हैं या उस धंधे से जुड़े हुए लोग बता सकते हैं। पर हम ये जानते थे कि एक ठेकेदार जब कोई समिति लेता है, अगर अच्छा मुनाफा हो गया है तो फिर साल भर उसके लिए फुर्सत है।
प्रदेश के वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को स्वयं तेंदुपत्ता विक्रय करने के निर्णायक के विरुद्ध काम करना खेदजनक है एवं वनाधिकार कानून का उल्लंघन है। इसके अलावा यह हरकत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय भी हो सकता है। क्या है सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, आइए इसे भी जान लेते हैं। 2013 में सुप्रीम कोर्ट के बहुचर्चित नियामगिरी फैसले में इस मुद्दे पर विस्तार से निर्देश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने लघु वनोपज को लेकर जारी दिशा निर्देश में साफ कहा कि राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वन अधिकार अधिनियम की धारा 3(1) ग के अंतर्गत लघु वनोपज से जुड़े वन अधिकारों को धारा 2(झ) में परिभाषित सभी लघु वनोपज के संबंध में सभी वन क्षेत्रों में मान्य कर दिया गया है और राज्य की नीतियों को कानून के प्रावधान के अनुसार संशोधित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 2 में लघु वनोपज के अंतर्गत पादप मूल के सभी गैर इमारती वनोपज हैं, जिनमें बांध, झाड़, झंखाड़, ठूंठ, बेंत, टसर, कोया, शहद, मोम, लाख, तेंदू या केंदू पत्ता, औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों, मूलकंद और इसी प्रकार के उत्पाद शामिल हैं। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि कई राज्यों में लघु वनोपज विशेषकर तेंदुपत्ता जैसे ऊंचे दर के वनोपज व्यापार में वन निगमों का एकाधिकार इस कानून की भावना के विरुद्ध है, अतः उसे अब समाप्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वनाधिकार धारक या उनकी सहकारी समिति फेडरेशन को ऐसे लघु वनोपज किसी को भी बेचने के लिए पूरी छूट दी जानी चाहिए। आजीविका के लिए स्थानीय यातायात के समुचित साधन का उपयोग करते हुए जंगल के अंदर और बाहर व्यक्तिगत या सामूहिक प्रसंस्करण, मूल्य आवर्धन और विपणन करने देना चाहिए। राज्य सरकारों को सभी लघु वनोपजों की आवाजाही को राज्य सरकार के परिवहन नियमों के दायरे से बाहर करना चाहिए और इस उद्देश्य के लिए परिवहन नियमों में उचित संशोधन किया जाना चाहिए। यहां तक कि ग्राम सभा से भी परिवहन अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत रूप से अधिकार धारकों की सहकारी समितियों, संघों द्वारा सामूहिक रूप से एकत्र किए गए लघु वनोपज के प्रसंस्करण, मूल्य आवर्धन पर किसी भी तरह का शुल्क, भार, रॉयल्टी इस अधिनियम की शक्तियों से परे होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राज्य सरकारों को जंगल के भीतर निवास करने वाले अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक रहवासियों को न केवल लघु वनोपज के निर्बाध संपूर्ण अधिकारों को हस्तांतरित करने में, बल्कि उनके द्वारा एकत्र और संसाधित लघु वनोपज के लिए लाभकारी मूल्य दिलाने की सुविधा भी उपलब्ध करानी चाहिए। तेंदुपत्ता संग्राहक और सरकार के बीच छत्तीसगढ़ में विवाद इसी बात को लेकर है कि उन्हें स्वतंत्र तरीके से तेंदुपत्ता बेचने दिया जाए, लेकिन सरकार विधानसभा में भले ही नियमों का हवाला देते हुए तेंदुपत्ता संग्राहकों के हक में बात कर रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। यह विवाद कहां तक पहुंचेगा यह कह पाना तो अभी मुश्किल है, लेकिन अभी दोनों पक्ष इस तेंदुपत्ता के नियम कानून के पेंच के मामले में तू डाल डाल मैं पात पात वाली मुद्रा में है। ऐसे में लगता नहीं है कि इसका कोई हल जल्दी निकल पाएगा। नमस्कार, जरूरी बात में फिर होगी बात।